नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन को देखेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा एक पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसमें आज हम अध्याय 4 यानी यूनिट 4 को हम देखेंगे, जिसमें हमारा अध्याय का नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इसके पहले की वीडियो में हम अध्याय 3 तक देख चुके हैं, तो आज हम अध्याय 4 को देखेंगे। तो अब हमारा यहाँ पर अध्याय का नाम है यानी चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो सबसे पहले हम जानेंगे लोकतंत्र यानी लोकतांत्रिक सरकार के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है लोक यानी जनता, तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी कि जनता के हाथों में हम शासन देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का चयन जो है वो जनता करती है, लेकिन वो कैसे करती है? तो मतदान यानी वोट देकर। जिनका 18 वर्ष हो चुका है वो मत देते हैं और उसी आधार पर सरकार का यहाँ पर चयन होता है लोकतंत्र में। अगर सरकार जनता व देश के हित के लिए कार्य करती है जिससे जनता का कल्याण हो, तो इन कार्यों से जनता जो है, पब्लिक जो है, वो सरकार से खुश रहती है। अगर हम देखें कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे और जनहित या देश हित के संबंध में हित के लिए कार्य ना करे, तो ऐसी स्थिति में जनता उनका विरोध करके, आलोचना करके उनके पद से हटा सकती है। तो लोकतंत्र में हम देख सकते हैं कि जनता ही सरकार का चयन करती है। अब देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों में क्या आ जाएगा। तो तत्व में हम देखते हैं समानता, न्याय, संप्रभुता, बंधुत्व, ये सारे तत्व के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। तो हम समानता में क्या देखते हैं कि सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त है, यानी जिन्होंने 18 वर्ष प्राप्त कर लिया है उनके बीच जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को मत देकर सरकार का चयन करने का अधिकार यहाँ पर है। स्वतंत्रता में भी हम देख सकते हैं कि सभी को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो वो अपने विचारों को सरकार के समक्ष वह व्यक्ति प्रकट कर सकता है। न्याय में भी हम देखते हैं कि सभी पर समान रूप से लागू होता है। अगर अमीर घर का बच्चा या गरीब घर के बच्चे दोनों चोरी करते हैं तो दोनों को सजा एक समान यहाँ पर मिलेगा। तो आइए हम प्रश्न एवं उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के अंदर के जो प्रश्न होते हैं उनको देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न, जो लास्ट में हमारा प्रश्न होता है। ये प्रश्न जो है पेज 41 में है, आप अपने बुक में देखेंगे। पहला नंबर है, अश्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, इनकी सूची बनाइए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले जो था वो रंग के आधार पर काफ़ी भेदभाव किया जाता था। जो काले लोग होते थे उनको अश्वेत बोला जाता था और जो गोरे चमड़ी यानी गोरे रंग के होते थे उन्हें श्वेत बोला जाता था। तो हम देखते थे कि जो काले रंग के होते थे, अश्वेत लोग होते थे, उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। छुआछूत भी इन सारे परिस्थितियों को देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अश्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे। तो पहला नंबर है कि इनको मत देने का अधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं था, जबकि श्वेत लोगों को था। यानी हम देखेंगे कि अश्वेत लोगों के साथ काफ़ी इनके साथ शोषण किया जाता था। दूसरा नंबर है, अश्वेत लोगों के लिए रेल एवं बसें अलग होती थी, यानी कि इनकी जो सुविधा दी गई थी इनको, वो काफ़ी व्यवस्था जो थी सुविधा की वो अच्छी नहीं थी, जबकि श्वेत लोगों के लिए जो रेल एवं बस होगी वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होगी। तीसरा नंबर देखेंगे, अस्पताल और अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग होती थी अश्वेत लोगों के लिए, यानी कि जो भी गाड़ी होगी उसकी जो क्वालिटी होगी वो अच्छा नहीं होगा।
अस्पताल में सुविधा भी इनके लिए काफ़ी कम होगी। 4 नंबर है, अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिला हुआ था, जबकि अच्छी जमीन गोरे लोगों के पास थी, श्वेत लोगों के पास। 5वां नंबर है, अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग थे। ये सारी चीज़ इनके लिए अलग थे। मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि छुआछूत की भावना भी उस समय काफ़ी थी, यानी कि श्वेत लोग जो थे, गोरे लोग जो थे, वो अश्वेत यानी काले लोग को काफ़ी घृणा की दृष्टि से यानी नीच दृष्टि से देखते थे। प्रश्न 2 है, हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे? ये पेज नंबर 41 में आपको प्रश्न मिलेंगे। तो उत्तर में देखेंगे कि स्कूल में हेक्टर और अन्य विद्यार्थियों पर अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए दबाव डाला जा रहा था। इन पर अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए दबाव दिया जा रहा था। अफ्रीकांस भाषा वहाँ पर श्वेत लोगों द्वारा बोली जाती थी। हेक्टर और उसके सहपाठियों ने मिलकर अफ्रीकांस भाषा सिखाने का विरोध किया, क्योंकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। इन पर क्या था कि अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जो कि ये भाषा वहाँ पर श्वेत लोगों द्वारा बोली जाती थी। तो ये लोग अश्वेत थे, तो इनकी रुचि जो थी भाषा सीखने की, यहाँ पर रुचि जो हम देखेंगे, इनको जुलू भाषा सीखने का काफ़ी शौक था। प्रश्न 3 है, क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है? क्यों? पेज नंबर 41 में प्रश्न मिलेगा आपको। तो उत्तर में देखेंगे कि सभी लोग जो पैदा होते हैं यानी जन्म से, वो समान होते हैं। उन्हें जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार होता है। यदि त्वचा के रंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर उनके अधिकारों को छीना जाता है तो यह भेदभाव कहलाता है। भेदभाव हम किसे बोलेंगे कि रंग, जाति, धर्म, भाषा को लेकर जो अधिकार एक दूसरे से छीना जाता है, जैसे कि जो गोरे लोग हैं उनको अधिक अधिकार मिला होता है, जो काले लोग हैं उनको अधिकार नहीं मिला होता है, तो इस तरह से हम इन्हें भेदभाव के रूप में देखेंगे। भेदभाव के कारण कोई भी मनुष्य अपना सर्वांगीण यानी संपूर्ण सारा विकास नहीं कर सकता है, और यह मानवता के प्रति अपराध भी है और अन्याय भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है, ताकि सभी व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सके। प्रश्न 4 है, ये पेज नंबर 41 में है। प्रश्न है, कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या जरूरत है? चुनाव क्यों होना चाहिए? जो समय लिमिट होता है उसके बाद फिर चुनाव क्यों होना चाहिए? तो सभी सरकारों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे हम भारत में 5 वर्ष के लिए देखते हैं। भारत में जो चुनाव होता है हमारे देश में, तो वो 5 वर्ष के लिए होता है। यदि सरकार का चुनाव निश्चित समय के लिए ना करके हमेशा के लिए कर दी जाए, तो वो सरकार क्या करेगी? मनमानी करने लगेगी, क्योंकि उसे भय नहीं रहेगा कि हमें पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि सरकार को बदल जाने का डर नहीं रहेगा। इसलिए एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहना बिल्कुल जरूरी है। निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा सकती है? पेज नंबर 42 में है। तो प्रश्न ये पेज 42 में है, तो उत्तर में हम देखेंगे सहमति में देखेंगे कि बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देना, यह सहमति में है। और असहमति में हम देखेंगे दीवार पर पोस्टर चिपकाने पर और बाघों के शिकार करने पर। अगला प्रश्न है,
माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था और कैसे? पेज नंबर 44 में है प्रश्न, हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था अगर सरकार और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग आपस में मिलजुल कर समस्या पर विचार विमर्श करते। अगर सरकार और विरोध प्रदर्शन जो कर रहे थे ये लोग आपस में मिलजुल कर समस्या पर विचार विमर्श करते तो हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था। प्रश्न 7 है, माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार पर समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची? पेज नंबर 45 में है। तो उत्तर में देखेंगे कि माया की कहानी में सरकार ने समानता के विचार का समर्थन नहीं किया और डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में अस्पृश्यता के व्यवहार में यानी कि छुआछूत के व्यवहार से समानता के विचार को काफी ठेस पहुंची। प्रश्न 8 है, आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? पेज नंबर 46 में है। तो अधिकतर अभिभावक यानी कि गार्जियन जो होते हैं लड़कियों की पढ़ाई पर अधिक पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। यदि यानी कि फीस कम कर दिया जाए तो संभव है कि अभिभावक यानी गार्जियन लड़कियों को भेजने के लिए स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए फी घटा देना से लड़कियों को स्कूल जाने में यहाँ पर मदद मिलेगी क्योंकि उनके गार्जियन मान जाएंगे। फी कम, अधिकतर गार्जियन को हम क्या देखते हैं कि वो लड़कियों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कारण लड़कियों को यहाँ पर मदद मिलेगी। प्रश्न है 9, क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताएं। तो ये आप खुद करेंगे। अगर आप किसी के साथ भेदभाव होते देखे होंगे तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे। और यहाँ पर पूछा गया कि इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की, यानी कि आप जो है उनकी क्या मदद किए और क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे? जो आपने मदद किया तो उसमें उस विचार से अन्य लोग आपसे सहमत थे? जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया? तो इसको आप खुद लिखेंगे। अब हम पाठ्य पुस्तक यानी अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, आज दक्षिण अफ्रीका में माया की जीवन कैसा होगा? तो आज दक्षिण अफ्रीका में हम क्या देखते हैं कि आज वो लोकतांत्रिक देश बन चुका है और सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता है। इसलिए आज माया का जीवन सुखमय होगा और उसे वे सभी अधिकार मिले होंगे जो गोरे यानी श्वेत लोगों को प्राप्त है। यानी कि लोकतांत्रिक देश में हम क्या देखते हैं कि किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, रंग के आधार पर भी नहीं भेदभाव किया जाता है, जाति, धर्म, संप्रदाय, ये सारे चीज़ के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को समान अधिकार मिला होता है। तो दक्षिण अफ्रीका में भी जो है लोकतंत्र है। किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रिया में भाग लेते हैं? तो आइए उत्तर देखते हैं। वोट यानी मत देकर लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। भारत में हम देख सकते हैं कि जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है वो वोट यानी मत देकर प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। इस प्रकार वोट देकर लोग सरकार की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगर सरकार अच्छे काम करती है तो लोग उसके काम में रुचि लेते हैं और गलत कार्य करती है यानी भ्रष्टाचार जैसे प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है अगर सरकार तो लोग उसकी आलोचना करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें भागीदारी निभाती है जनता। तीसरी पॉइंट देखेंगे, लोग सरकार के प्रति अपने राय को, विचारों को कैसे रखते हैं? धरना, जुलूस, हड़ताल आदि तरीकों से व्यक्त करते हैं ताकि सरकार की जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जा सके। चौथा पॉइंट है, लोग समाचार पत्र, पत्रिका, टेलीविजन आदि के माध्यम से भी अपने विचार सरकार के सामने रखते हैं क्योंकि विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता जनता को प्राप्त है। मीडिया का उदाहरण हम मीडिया को ले सकते हैं
और सरकार उनके विचारों के अनुसार अपने कानून बना सकती है जो जनता के हित के लिए हो। लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे सकते हैं। अगर गलत कार्य कर रही है, भ्रष्टाचार जैसे प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है सरकार, तो लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं। लोकतंत्र में हम ये सारी चीज देखने को मिलता है हमें। प्रश्न 3 है, विभिन्न विवादों और मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है? तो विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। जैसे अपने कंट्री में भी आप देख सकते हैं कि अक्सर विवाद बढ़ता है, जो वो संस्कृति, धर्म, जाति को लेकर बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है कि लोग आपस में वो तालमेल नहीं बैठा पाते हैं? ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों को समाधान करे। विवाद जो भी है, समस्या, उसका समाधान करे। अगला प्रश्न है, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, मतलब समान समझा जाए सभी को, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? तो लोकतांत्रिक सरकार न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होती है। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का यानी समानता का व्यवहार हो, सभी को समान समझा जाए, तभी हम कह सकते हैं कि उन्हें न्याय मिला है। सरकार उन समूह के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में आज भी बराबरी नहीं माने जा रहे, जैसे छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। तो इसलिए सरकार की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो छुआछूत की भावना थी, तो इसमें सरकार ने क्या किया कि कानून के द्वारा इस पर रोक लगा दिया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि सरकार की जरूरत पड़ती है। पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की सूची बनाई है। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर है। उत्तर देखेंगे हम। किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। आम सुविधाओं का प्रयोग करने का सबको अधिकार मिलना चाहिए, जैसे सड़क, अस्पताल, विद्यालय, तो ये सारे आम सुविधा आ जाएंगे। सभी लोगों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। सभी लोगों को अपनी भाषा, यानी कि हम देख सकते हैं कि भारत में भी हम देख सकते हैं कि अलग अलग धर्म, जाति, संस्कृति के लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व के रूप में हम जो देखेंगे, तो ऐसे में सभी लोगों को अपनी संस्कृति, भाषा को सुरक्षित रखने एवं विकास करने का अधिकार है, और न्याय और समानता के प्रति वचनबद्धता, यानी कि सभी को न्याय और समानता यहाँ पर मिली हुई है। तो ये था प्रश्न एवं उत्तर। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। अगला अध्याय हमारा 5 रहेगा, चैप्टर 5